वेलकम टू साक्षीज़ विद साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 जिसका पार्ट 2 करने वाले हैं। हमने देखा था अभी तक ट्राइबल्स के बारे में, समझा कि डिकूज क्या होते हैं और अभी हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ को देख रहे हैं कि कौन क्या क्या करता है। जैसे कुछ लोग हर्डर्स होते हैं, कुछ लोग हंटिंग करते हैं और कुछ लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे थे जिसे हम झूम कल्टीवेशन करते हैं। इसी के साथ हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे विजन आया गोल्डन एज का। पॉलिसीज एंड द पीपल। तो इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इतनी हार्श जो पॉलिसीज थी उससे जो लोगों का शोषण हुआ, अलग अलग ग्रुप्स के लोगों का शोषण हुआ था। किंग, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल, सोल्जर्स, ये सारे अफेक्ट हुए थे। तो इन्होंने क्या किया था, रेजिस्ट भी किया था पॉलिसीज के खिलाफ, एक्शन लिए थे जो भी इनको हार्श ट्रीटमेंट मिल रहा था उसके खिलाफ। अब ऊपर हमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है, फिगर 1। Sepoys and peasants gather forces for the revolt that spread across the plains of North India in 1857. 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, जो क्रांति हुई थी, वही मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई जिसमें थे। तो आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में बहुत सारे फार्मर्स भी हैं और सैनिक भी हैं। नवाब लॉस्ट देयर पावर। नवाब थे ना उस टाइम पे, मुगल्स के जो नवाब हुआ करते थे उनकी पावर चली गई। Since the mid 18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode. They had gradually lost their authority on owner. धीरे धीरे करके पोजीशन तो जा रही थी, उनकी जो एक ओनर था, अथॉरिटी थी, वो भी कम होती जा रही थी। Residents had been stationed in many courts. The freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded, and their revenues and territories taken away by the states. अब वहाँ के जो लोग थे ना, उनको बहुत सारे कोर्ट्स में ठहराया गया था। रूलर्स की जो अपनी फ्रीडम होती थी उसे कम कर दिया गया था और रूलर्स जो अपने आर्म फोर्स रखते थे, अपनी आर्मी बना के रखते थे, उनको बैन कर दिया गया था। ठीक है। Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interest. बहुत सारी ऐसी रूलिंग कंपनीज थी, उन्होंने कंपनी से क्या करा, बातचीत करी कि आप भाई हमारा बुरा मत करना, मतलब हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना। फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband. यही प्रोसीजर रानी लक्ष्मीबाई ने भी किया था कि उनका जो रानी लक्ष्मीबाई का खुद का सगा बेटा नहीं था, उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था। तो उन्होंने बोला कंपनी के ऑफिसर से कि आप मेरे बच्चे को वारिस मान लीजिए हमारे किंगडम का, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे उनकी डेथ हो चुकी थी। सेम विद द केस ऑफ नाना साहिब। नाना साहिब भी एक अडॉप्टेड। तो देखो यही प्रॉब्लम थी नाना साहेब के साथ भी कि वो पेशवा बाजीराव सेकंड के कौन थे, अडॉप्टेड सन थे। तो उन्होंने क्या बोला कि जो आप पेंशन मेरे पापा को देते थे वही पेंशन मुझे भी दो, लेकिन कंपनी ने ये सारी बातों को मानने से इनकार कर दिया। अब बात आती है अवध की। तो अवध एक ऐसी जगह थी जो सबसे आखिर में जाके अनेक्स हुई, जिसपे कब्जा किया गया था। 1801 के अंदर सब्सिडियरी अलायंस को इम्पोज किया गया था अवध के ऊपर और 1856 आते आते पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया गया। इस टाइम पे गवर्नर जनरल थे डलहौजी। इन्होंने क्या बोला कि हम अवध को इसलिए टेरिटरी बना रहे हैं अपनी, क्योंकि यहाँ पर जो रूलर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, ठीक है, और हम ब्रिटिश लोग अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। ज़्यादा ही अपने आप को बनते थे, ऐसा तो कुछ था नहीं, इनको बस अवध पे कब्जा करना था। Company began to plot how to bring Mughal dynasty to an end. The name of Mughal king was removed from the coins minted by the company. अब कंपनी क्या चाहती थी, जो मुगल डायनेस्टी है जिसका इतना नाम है, पूरे इंडिया में फैली हुई है ना, मुगल नवाब, मुगल्स, क्योंकि कोई छोटी चीज़ तो नहीं थी, काफ़ी सालों से मुगल्स लोग राज करते आ रहे थे, तो पूरी तरीके से मुगल डायनेस्टी को ख़त्म करना चाहते थे ये कंपनी के लोग। तो इनके नाम से जो सिक्के चलते थे ना, उनको भी बंद कर दिया था कंपनी ने। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने अनाउंस किया कि
बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद जो फैमिली है किंग की उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा रेड फोर्ट पे, रेड फोर्ट से शिफ्ट कर दिया जाएगा और दूसरी प्लेस में रख दिया जाएगा दिल्ली के, ठीक है। 1856 में क्या होता है, गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ हिज डिसेंडेंट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग, दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेस। और एक और बात बोल दी गई, पहले तो देखो रेड फोर्ट में रहा करते थे पहले, अब वहां से हटा के इनका जो घराना है वो कहीं और कर दिया, दिल्ली में नॉर्मल सी जगह में कहीं शिफ्ट। और फिर गवर्नर जनरल जब लॉर्ड कैनिंग बने तो उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर के बाद जो भी इनका वंशज आएगा, कोई बेटा वगैरह जो भी सक्सेसर आएगा, उसको हम शासक नहीं बोलेंगे, उसको हम बस एक प्रिंस की उपाधि देंगे, ठीक है। Now see the peasants and the sepoys. In the countryside, peasants and the zamindar resented high taxes and the rigid methods of revenue collection. Many failed to pay back their loans to the moneylenders and gradually lost the lands they had tilled for generations. अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि किसानों की और जो कुछ इंडियंस भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्सेस में तैनात थे उनकी क्या कहानी थी। बात करी जाए हमारे गरीब किसानों की तो हमेशा की तरह इनका शोषण हो रहा था, जैसे आज भी होता है, तब बहुत ज़्यादा हो रहा था, हद से ज़्यादा। बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए थे, ये लोग मनी लेंडर्स से पैसा लेते थे और फिर फेल हो जाते थे वो पैसा चुकाने में, इनकी ज़मीन इनके पास से चली जाती थी। वो ज़मीन जिनको ये बहुत सारे जनरेशन से इनके दादा परदादा संभालते आ रहे थे, वो ज़मीन झटके में इनसे चली जाती थी। द इंडियन सिपॉयज एंड द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजंस फॉर द डिसकंटेंट। तो देखो ऊपर वाली बात से आपको पता चल गया होगा कि जो किसान थे वो नाराज थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब बात आती है जमींदार क्यों थे। जमींदार को तो रेवेन्यू मिल रहा था ना, लेकिन हाँ, हर जमींदार पैसा नहीं कमा पा रहा था क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा लालची थे। जब उन्होंने देखा कि जमींदार मालम माल हो रहे हैं तो उन्होंने इन पर भी क्या करा, अपना थोड़ा सा पंजा टाइट कर लिया, तो जमींदार भी गुस्सा हो गए, तो जमींदार भी परेशान हो गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब बात आती है हमारे उन सिपॉइज की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्सेस में यानी आर्मी में तैनात थे, उनके भी बहुत सारे नाराज होने के रीजंस थे। वो क्यों नाराज थे, क्योंकि उनकी जो सैलरी होती थी, अलाउंसेस होते थे और जिस कंडीशन में वो काम करते थे, सर्विस करते थे, वो बहुत बुरी होती थी। सम ऑफ द न्यू रूल्स मोर ओवर वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज एंड बिलीफ। और कुछ ऐसे नए रूल्स आ गए जिन्होंने उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई, ठीक है। डिड यू नो दैट इन दोज डेज मेनी पीपल इन द कंट्री बिलीव दैट इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लॉस देयर रिलीजन एंड कास्ट। आपको एक अमेजिंग बात बताऊं, क्या आप जानते हैं कि उस टाइम के लोग ये सोचते थे कि अगर वो समुद्र पार करके अपनी धरती माँ, अपनी इस कंट्री इंडिया को छोड़ के कहीं और दूसरे देश जाएंगे तो उनका जो धर्म है, उनका जो रिलीजन है, उनकी जो कास्ट है, उसे उन्हें छोड़ना पड़ेगा या वो उससे दूर हो जाएंगे, ऐसा ये लोग सोचा करते थे पहले। So when in 1824 the sepoys were told to go Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order, though they agreed to go by the land route. They were severely punished, and since the issue did not die down, अब क्या होता है, जो मैंने आपको ये बात बताई कि जब इन लोग का क्या मानना था कि अगर इस समुद्र के रास्ते से जाएंगे तो इनका धर्म और इनकी कास्ट रिलीजन इनसे दूर हो जाएगा, तो ऐसा ही हुआ। जब कंपनी ने बोला कि तुम्हें बर्मा से युद्ध करना पड़ेगा हमारे लिए, तो इन्होंने जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये पानी के रास्ते से नहीं जाना चाहते थे, ये गए थे लैंड रूट से, और इसकी वजह से क्या हुआ, इनको पनिशमेंट मिली। अब देखो 1856 में क्या होता है, कंपनी ने एक नया रूल पास किया जिसके अंदर बोला कि एवरी न्यू पर्सन हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट इन कंपनीज आर्मी हैड टू एग्री टू सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड।
ये सब बात जानने के बाद कंपनी ने 1856 में ये रूल ही ला दिया कि जो भी हमारे यहाँ काम करेगा हमारी आर्मी में उसको एग्री ही करना पड़ेगा। ओवरसीज जाने की बात आएगी तो उसको जाना ही पड़ेगा। ओवरसीज समझ रहे हो, अपने भारत को छोड़ के कहीं दूसरे देश में जाना, समुद्र के किनारे, समुद्री रास्ते होते हुए। Sepoys also reacted to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had families living in the villages. So the anger of the peasant quickly spread among the sepoys. अब देखो sepoys भी फार्मिंग एग्रीकल्चर करते ही थे कहीं ना कहीं, और वो नहीं करते थे तो उनके जो रिलेटिव थे, उनके जो बाकी फैमिली मेंबर्स थे, वो एग्रीकल्चर खेती किसानी से जुड़े हुए थे। अब जब उन्हें पता चला कि किसानों के साथ ऐसा हो रहा है, जमीनें छीनी जा रही हैं, इतना शोषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गुस्सा उनके अंदर भी आ गया और धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता गया। रिस्पॉन्सेस टू द रिफॉर्म्स, जो रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उसके रिस्पॉन्स में क्या किया गया देखिए। द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड. Laws were passed to stop the practice of sati and to encourage the remarriage of widows. English language education was actively promoted. ब्रिटिशर्स को क्या लगता था कि इंडियन सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए, कुछ सुधार करने चाहिए। जो सती प्रथा चलती थी, सती प्रथा जानते हैं आप क्या, कि अगर किसी औरत का पति खत्म हो जाता है तो अपने ही पति की चिता में वो भी बैठ के खुद क्या करती है, खुद को मार लेती है। दिस इज कॉल्ड सती। इसके इन लोगों के अनुसार क्या होता है, जो सती प्रथा को मानते हैं कि अगर आपको पति नहीं है तो आपको भी जीने का कोई अधिकार नहीं है, आपको सती हो जाना चाहिए। और तो और विडोज, एक बार अगर कोई विधवा हो गया तो उसकी दोबारा शादी नहीं हो सकती। तो इस तरह की कुछ कुप्रथा थी हमारे यहाँ, तो उनको ये लोग चेंज करना चाहते थे, स्टॉप करना चाहते थे कि ऐसा ना हो। इंग्लिश लैंग्वेज की जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया गया कि इंग्लिश पढ़ो, सीखो। After 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property. आज भी आपने देखा होगा जगह जगह पे क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते हैं, तो उनको भी अलाउ कर दिया कि आओ और प्रचार करो। In 1850, a new law was passed to make conversion to Christianity easier. This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestor. अब देखो ये लोग कितने ज़्यादा बेकार थे कि लोगों को इन्होंने बहुत मजबूर किया धर्म परिवर्तन करने के लिए, जो बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, इलीगल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। इन्होंने क्या बोला कि अगर आप अपनी ज़मीन वापस चाहते हैं तो क्रिश्चियन बन जाओ। अब बहुत सारे लोग थे उस टाइम पे ऐसे जो ये सुनने के बाद क्रिश्चियन बन गए, उन्होंने अपना धर्म भी परिवर्तित कर लिया। तो इस तरीके से इन्होंने ऐसा काम किया। Many Indians began to feel that British was destroying their religion, their social custom and their traditional way of life. तो अब इस सब से इंडियंस को कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना, कि ये हमारे धर्म के साथ खेल रहे हैं, हमारे धर्म को बर्बाद करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, हमारी जो ट्रेडिशनल लाइफ चली आ रही है सदियों से उसको ख़राब कर रहे हैं। गुस्सा तो आएगा ही लोगों को। They were of course other Indians who wanted to change existing social practices. You will read about these reformers and reform movements in chapter 7. ऐसा नहीं था कि सारे ही लोग सती प्रथा और विडो रीमैरिज के खिलाफ थे। कुछ इंडियंस ऐसे भी थे जिन्होंने सती प्रथा को रोकने के लिए, विडो रीमैरिज के लिए बहुत सारे काम करे, और उन रिफॉर्मर्स के बारे में आप चैप्टर 7 में पढ़ोगे। जैसे एक का नाम बताती हूँ आपको, काफ़ी फेमस है, राजा राम मोहन रॉय जी। इनके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 के अंदर कि इन्होंने हमारी इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कितने सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स लेके आए और सक्सेसफुल भी रहे। थ्रू द आईज ऑफ द पीपल टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल, स्टडी सोर्सेज 1 and 2। तो इन सोर्सेज को जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें ये पता चलेगा
कि उस जमाने में लोग बाग जो थे ब्रिटिश पीपल के बारे में क्या सोचते थे। दिस इज सोर्स 1, द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। गिवन हियर आर एक्सेप्ट्स फ्रॉम द बुक महाजा प्रवास written by विष्णु भट्ट गोडसे, अ ब्राह्मण फ्रॉम अ विलेज इन महाराष्ट्र। तो ये जो लाइन्स हैं एक बुक से हैं, महाजा प्रवास से, जो कि लिखी गई हैं विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा। ये एक ब्राह्मण है एक गांव से जो कि है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र। He and his uncle had set out to attend a yajma being organized in Mathura. Vishnu Bhatt writes that they met some sepoys on the way who told them that they should not proceed on the journey because a massive upheaval was going to break out in 3 days. तो ये क्या है कि विष्णु भट्ट जी और इनके अंकल मथुरा जा रहे थे वही तीर्थ करने के लिए। तो रास्ते में इन्हें कुछ सिपाहीज मिले, कुछ इंडियन सोल्जर्स मिले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे। उन्हें बोला कि आगे मत जाइए क्योंकि बहुत खतरनाक रिवॉल्ट होने वाला है, आउटब्रेक होने वाला है अगले 3 दिनों के अंदर। सिपाहीज ने क्या बोला? द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजियस ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। They had made a list of 84 rules and announced these in a gathering of all big kings and princes in Calcutta. तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश के जो लोग हैं उन्होंने पूरा सोच लिया है कि हम हिंदू और मुस्लिम के जो धर्म है इसको साफ कर देंगे। 84 रूल्स की एक लिस्ट बना दी है। They said that king refused to accept these rules and warned the English of dire consequences and massive upheaval if these are implemented. और ये जो 84 रूल्स है ना, तो एक गैदरिंग करी गई है कलकत्ता में जहाँ पर किंग और प्रिंसेस को बुलाया है, वहाँ पर सुनाए गए हैं, जिसमें जो हमारे किंग्स थे इंडिया के उन्होंने ये 84 रूल्स को मानने से इनकार कर दिया है। दैट किंग ऑल रिटर्न टू देयर कैपिटल्स इन ग्रेटर एंगर। और जितने भी जो राजा थे हमारे भारत के वो गुस्से में अपने अपने कैपिटल राजधानी आ गए। कलकत्ता में बुलाया था एक मीटिंग के लिए ये रूल्स बताने के लिए। ऑल द बिग पीपल बिगेन मेकिंग प्लान्स। अब ये सारे राजा गुस्से में हैं और प्लान्स बना रहे हैं अपने अपने ब्रिटिशर्स के खिलाफ। A date was fixed for the war of religion and the secret plan had been circulated from the cantonment in Meerut by letters sent to different cantonments. और तो और एक क्या हो गया, सीक्रेट प्लान बना दिया गया है जो सारे जो समझते हो कैंट एरियाज होते हैं ना, जो वहां पर फैला दिया गया है। कौन से कैंट एरिया से स्टार्ट हुआ ये? मेरठ के। मंगल पांडे वाली कहानी आ गई वही कि अब हमें जंग लड़नी है क्योंकि ये धर्म की जंग होगी। हिंदू हो या मुस्लिम दोनों को खिलाफ ही ये लोग हैं ब्रिटिशर्स। हिंदू मुस्लिम दोनों के ही धर्म को ये खराब करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं इंडिया से। तो अब हमें भी कोई स्टेप लेना पड़ेगा। तो इस तरह की ये कहानी है, ये सिपाही की जो जबानी है मैंने आपको बता दी। There was soon excitement in every regiment. तो कैसे एक्साइटमेंट आ गया था रेजिमेंट्स के अंदर, सारे जो अलग अलग रेजिमेंट्स थे, तो वो हम देखेंगे। एक और अकाउंट की बात करे जा रहे हैं, मतलब एक और बात है, एक किस्सा है उन दिनों का। किसका? सूबेदार सीताराम पांडे का। तो सीताराम पांडे वॉज रिक्रूटेड इन 1812 एज अ सिपाही इन बंगाल। तो बंगाल में जो आर्मी थी 1812 की बात है, तब ये जवान थे। He served the English for 48 years and retired in 1860. क्या करते थे ये? इंग्लिश को 48 इयर्स तक इन्होंने सर्व किया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में, एंड रिटायर हो गए थे 1860 में। He helped the British to suppress the rebellion, though his own son was rebel and was killed by British in front of his eye. इसने क्या करा था कि ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। जो रिबेलियन हुआ था ना, विद्रोह हुआ था, उसको दबाने में उल्टा सीताराम पांडे ने क्या किया था? ब्रिटिशर्स का ही साथ दिया था, इंडियंस का नहीं दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इन्हीं के बेटे को इनकी आंखों के सामने मार दिया। बताओ कोई फायदा हुआ? इसलिए अपनों के साथ गद्दारी कभी नहीं करनी चाहिए। On retirement, he was persuaded by his commanding officer Norgate to write his memorials.
He completed the writing in 1861 in Awadhi and Norgate translated into English. तो उसके रिटायरमेंट के बाद उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे नॉरगेट, उन्होंने कहा कि तुम कुछ अपनी यादों के बारे में लिखो, तो उन्होंने अवधी लैंग्वेज में लिखा था और इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में नॉरगेट ने ही किया और इसको पब्लिश किया गया था अंडर द टाइटल ऑफ सिपॉय टू सूबेदार। तो उसी की कुछ लाइन्स हैं, हम देखने वाले हैं। इट इज माई हम्बल ओपिनियन दैट सीजिंग ऑफ ओथ फिल्ड द माइंड्स ऑफ द सिपॉयज विद distrust and led them to plot against the government. Agents of नवाब of Oudh। तो ये आप पूरा पढ़िएगा, समझिएगा, बहुत इजी सा है, सिंपल सा। इसमें बताया गया है कि जो ये सीताराम पांडे जी हैं ये क्या सोचते थे, क्या इनकी यादें हैं, वो इसमें लिखी हैं। ये एक पिक्चर है। रिबेल सिपॉयज एट मेरठ अटैक ऑफिसर्स एंटर देयर होम्स एंड सेट फायर्स टू बिल्डिंग। जो 1857 की क्रांति हुई थी, रिवॉल्ट हुई थी, तो उसमें जो हमारे इंडियन सिपॉयज थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर थे, जब भी सिपॉयज बोलूँगी तो आप समझ जाइएगा, ठीक है, ये भारतीय ही थे। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स पे अटैक कर दिया था मेरठ में और इनकी बिल्डिंग्स को आग लगा दिया था, इनके घरों में घुस गए थे। जो सरकार थी ब्रिटिश रेजिमेंट की, उसने क्या किया था कि एक नई जो राइफल थी ना, उसे इंट्रोड्यूस करवाया था अलग अलग जगह पे, अलग अलग रेजिमेंट्स में, और इंस्ट्रक्शन भी दिए थे कि इस न्यू राइफल को कैसे यूज़ करना है। तो इन लोगों ने क्या करा कि कुछ टाइम तक प्रैक्टिस करी इस नई राइफल को यूज़ करने में, until a report got about by some means or the other that cartridges used for these new rifles were greased with the fat of cows and pigs। तो ड्रिल्स चलती रहीं, प्रैक्टिस होती रहीं कि न्यू राइफल्स को कैसे यूज़ करना है, अनटिल तब तक जब तक ये नहीं पता था कि जो कार्ट्रिजेस हैं इस न्यू राइफल की, वो किससे ग्रीस करी गई हैं, काऊ और पिग के फैट से। द मैन फ्रॉम वन रेजिमेंट रोड टू अदर इन द रेजिमेंट टेलिंग दैट them about this and there was soon excitement in every regiment। और धीरे धीरे एक आदमी ने दूसरे को बताया और ये बात आग की तरह फैल गई, क्योंकि हिंदुओं में गाय और मुसलमानों में पिग्स, इनकी अपनी अपनी मान्यता है। Some men pointed out that in 40 years service nothing had ever been done by the Sarkar to insult their religion, but as I have already mentioned, the sepoy's mind had been inflamed by seizure of Oudh। Interested parties were quick to point out that the great aim of English was to turn us all into Christians। कुछ लोगों ने क्या कहा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ये चाहते हैं कि हम सब क्रिश्चियंस बन जाएं, and they had therefore introduced the cartridge in order to bring this about, since both Mohammedans and Hindus would be defiled by using it। तो ये लोग चाहते हैं कि हम हिंदू और मुस्लिम अपना धर्म परिवर्तन कर लें, इसलिए जानबूझ के इन्होंने इस तरह के कार्ट्रिज बनवाए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों को ही इन चीज़ों से परहेज है। द कर्नल साहिब was of the opinion that the excitement which even he could not fail to see would pass off as it had done before, and he recommended me to go to my home। तो कर्नल साहिब का अपना खुद का क्या ओपिनियन था कि मतलब हमें ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे अपने घर चले जाना चाहिए। सीताराम पांडे की ही बात हो रही है, आगे देखेंगे। अब टॉपिक है कि अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। तो इस तरह की जो ये ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस आए थे और बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स थी, इसने कैसे एक छोटी सी म्यूटिनी ने एक रिबेलियन का रूप ले लिया, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज़ विद्या साधना।